हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है असम सर्किल का 2022 में जो एमटीएस पोस्टमैन या जो मेल गार्ड के लिए एग्जाम हुआ था, आज हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, द अमाउंट चार्ज बाय पोस्ट ऑफिस फॉर इश्यू ऑफ 1 माई स्टैम्प सीट इज। इसमें सिंपल आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जो माई स्टैम्प्स की जो सीट्स है उसकी एक सीट को जारी करने के लिए कितना चार्ज लिया जाता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो एक माई स्टैम्प्स की सीट के लिए पोस्ट ऑफिस के द्वारा 300 रुपये लिए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। माई स्टैम्प्स की जो सीट होती है, माई स्टैम्प्स की जो सीट होती है उसकी एक सीट पर जो डाक टिकट लगती है, उन डाक टिकटों का जो फेस वैल्यू है, यानी कि जो मूल्य वर्ग है डाक टिकट का, वो कितना है, यहां से प्रश्न पूछा गया है। तो एक टिकट का जो फेस वैल्यू है या जो मूल्य वर्ग है वो होता है 5 रुपये। और पूरी सीट पर कितनी टिकट्स होती हैं, यानी कि टोटल सीट पर कितनी टिकट है, तो एक सीट पर 12 टिकट्स होती हैं, यानी कि टोटल 60 रुपये की टिकट एक सीट पर लगती हैं। प्रश्न ये भी पूछा गया कि कितनी डाक टिकट होती है एक सीट पर, उसका आंसर हो गया 12। कितने रुपए की टोटल डाक टिकट है, तो उसका आंसर हो गया 60 रुपये। 1 रुपये की एक जो टिकट है उसका फेस वैल्यू कितनी है, तो उसका आंसर हो गया 5 रुपये। तो जब 5 रुपये की डाक टिकट एक सीट पर 12 लगाई जाती हैं तो इसका आंसर होगा 60 रुपये की डाक टिकट। तो इस 60 रुपये की डाक टिकट से आपसे 300 रुपये लिए जाते हैं। इस बात का सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि जो एक माई स्टैम्प्स की सीट है उसकी वैल्यू 300 रुपये, उस पर जो डाक टिकट लगी हुई है उसकी एक की कीमत 5 रुपये, टोटल 12 टिकट यानी कि 60 रुपये की टिकट लगी हुई होती है। नेक्स्ट, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अगर किसी व्यक्ति को 2 से लेकर के 100 माई स्टैम्प्स की सीट्स चाहिए, यानी कि 2 से ज्यादा और 100 तक माई स्टैम्प्स की सीट्स चाहिए, तो उनको टोटल कितने परसेंट की छूट दी जाती है, तो उनको 10% की छूट दी जाती है। और 100 से जैसे ही एक्स्ट्रा कोई भी होगी, यानी कि 101 प्लस या कहें 100 प्लस, तो उसके लिए जो छूट है वो 20% छूट हो जाएगी। कितनी छूट है, 2 से लेकर के 100 सीट अगर कोई ऑर्डर करता है तो 10% की छूट, 100 से ज्यादा सीट्स लेगा कोई व्यक्ति माई स्टैम्प्स की तो उसके लिए 20% की छूट मिलती है। प्रश्न आपसे एक बार यह पूछा गया था कि आप लोगों ने 300 माई स्टैम्प्स की सीट्स का ऑर्डर किया है, 300 जो माई स्टैम्प्स की सीट है उनका ऑर्डर किया है, तो आपको छूट कैसे मिलती है, पहले वो कैलकुलेशन सीखें आप। तो 100 तक जो सीटें हैं, यानी कि 2 से लेकर के जो 100 तक सीटें हैं, उन पर कितनी डिस्काउंट है, उन पर है 10%। और 100 से ऊपर जितनी है, 100 से ऊपर जिसका मतलब हो गया 300 माइनस 100 से ऊपर कितनी माई स्टैम्प्स की सीट है, तो वो है टोटल 200। तो 200 पर कितना परसेंट छूट मिलेगा, तो 20%। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है कि 100 तक अगर माई स्टैम्प्स की सीट है तो 10% की छूट, और जैसे ही 100 से ज्यादा होंगी, यानी कि जितनी 100 से ज्यादा है उस पर 20% की छूट मिलेगी। टोटल पर 20% नहीं मिलेगा, जितनी 100 से ज्यादा ऊपर है, यानी कि 300 सीट है तो 100 से ऊपर कितनी सीट है, 100 से ऊपर 20 सीट, 200 सीटें हैं और 200 सीटों पर कितना परसेंट, 20% के अकॉर्डिंग छूट मिलेगी। तो इस तरीके से आप लोग अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे प्रश्न में पूछा गया कि द मैक्सिमम वर्किंग टाइम ऑफ अ ब्रांच पोस्ट ऑफिस इज, यानी कि जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस है वो किन के अंडर में आती है, तो वो एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय यानी कि जीडीएस के अंडर में आती हैं। और इनके इंचार्ज कौन होते हैं, तो इनके इंचार्ज होते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर। और इन ऑफिस को कितने समय के लिए अधिकतम खोला जा सकता है और न्यूनतम कितने समय के लिए खोला जाता है, ये प्रश्न आपसे दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं। तो न्यूनतम की बात करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 4 घंटे, और अधिकतम समय की बात करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 5 घंटे। दोनों ही प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, दोनों ही प्रश्नों का आपको ध्यान रखना है। इंचार्ज ऑफिसर कौन है, ब्रांच पोस्ट मास्टर होते हैं। बीओ को कौन संभालते हैं, तो एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय यानी कि ग्रामीण डाक सेवक इनके प्रभारी अधिकारी होते हैं। इस तरीके से आप लोग इन सारी चीजों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे प्रश्न में पूछा गया है
पेमेंट ऑफ पोस्टेज कैन बी मेड। पेमेंट ऑफ पोस्टेज यानी कि जो डाक शुल्क लगते हैं, जो डाक चार्जेस हैं, पोस्टेज चार्जेस हैं, उनका भुगतान किस तरीके से किया जा सकता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो डाक शुल्क की बात करें या पेमेंट ऑफ पोस्टेज की बात करें तो उनके जो तरीके हैं वो है, पहला कि डाक टिकट चिपका करके आप लोग पोस्टेज चार्जेस का भुगतान कर सकते हो। दूसरा कैश में कर सकते हो यानी कि नगद रूप में दे सकते हो पैसे। और तीसरा है फ्रैंकिंग मशीन की छाप के द्वारा भी आप लोग पोस्टेज चार्जेस यानी कि जो पोस्टेज है उनका पेमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले देखें स्टेटमेंट नंबर 1, बाई अफेक्सिंग रेवेन्यू स्टैंप्स ऑन द आर्टिकल, ये गलत है। रेवेन्यू स्टैंप्स को चिपका करके किसी भी डाक चार्जेस का भुगतान नहीं किया जा सकता है। स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है। स्टेटमेंट नंबर 2, बाई अफेक्सिंग पोस्टल स्टैंप्स ऑन द आर्टिकल्स, यानी कि डाक टिकट चिपका करके डाक शुल्कों का भुगतान किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर 3, बाई फ्रैंकिंग द आर्टिकल, यानी कि फ्रैंकिंग मशीन की छाप के द्वारा पेमेंट किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर 4, बाई पेइंग कैश एट द एमपीसीएम काउंटर, एमपीसीएम काउंटर पर आप लोग कैश के माध्यम से भी इनका भुगतान कर सकते हैं। तो 2, 3 और 4 स्टेटमेंट सही है, यानी कि आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, चौथे प्रश्न में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, आपसे यह प्रश्न पूछा गया है। स्टेटमेंट नंबर 1 की बात करें, पहला स्टेटमेंट है आर्टिकल्स कंटेनिंग करेंसी नोट्स शुड बी सेंट थ्रू इश्योर पोस्ट, यानी कि ऐसे आर्टिकल्स जिनमें करेंसी नोट्स हैं उन्हें इश्योर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजा जा सकता है, उन्हें बीमित पोस्ट के माध्यम से भेजा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी में है कि ऑर्डिनरी मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल पोस्टेड इन अ लेटर बॉक्स शुड बी ट्रीटेड एज अनपेड आर्टिकल, यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने लेटर बॉक्स में गलती से मशीन फ्रैंक्ड के आर्टिकल्स को पोस्ट कर दिया तो उन आर्टिकल को अनपेड आर्टिकल यानी कि बिना भुगतान वाले आर्टिकल की तरह ट्रीट किया जाता है। इस तरीके इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? ऑप्शन नंबर सी में कि एयरमेल आर्टिकल्स बियरिंग हाई वैल्यू एडेसिव पोस्टेज स्टैंप्स मे बी प्रेजेंटेड एट द काउंटर ऑफ द पोस्ट ऑफिस, यानी कि जो एयरमेल के जो आर्टिकल्स हैं जिन पर अधिक मूल्य की डाक टिकट चिपकी हुई है उन्हें पोस्ट ऑफिस के काउंटर पर देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों सही है, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, सभी स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवें प्रश्न में पूछा गया कि जनरल पोस्ट ऑफिस इज जनरली सिचुएटेड एट, जनरल पोस्ट ऑफिस जिसे शॉर्ट में हम लोग जीपीओ के नाम से भी जानते हैं, वो कहां पर स्थित होती है? तो ये है कोई सर्किल, ये है कोई सर्कल और ये सर्कल का कोई हेडक्वार्टर है, ये किसी सर्कल का हेडक्वार्टर है। इस हेडक्वार्टर से जितनी भी हेड ऑफिस जुड़ी हुई है, यानी कि मान के चलते हैं कि ये एक सिटी है, ये सिटी है और इस सिटी में किसी सर्कल का हेडक्वार्टर है। इस सिटी में क्या है? किसी सर्कल का हेडक्वार्टर है और इस सिटी में मान के चलते हैं एक से ज्यादा हेड ऑफिस है। इस सिटी में एक से ज्यादा हेड ऑफिस है। जो हेड ऑफिस इस हेडक्वार्टर से जुड़ी हुई होगी उसे जीपीओ यानी कि जनरल पोस्ट ऑफिस के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो जनरल पोस्ट ऑफिस है वो सामान्यतः कहां पर स्थित होती है? तो वो सामान्यतः सर्कल के हेडक्वार्टर पर स्थित होती है और उसी से अटैच होती है। इस तरीके से आप लोग दोबारा से समझ सकते हैं कि ये मान के चलते हैं आपकी इतनी बड़ी कोई एक सिटी है और इस सिटी में आपकी ये आपका क्या है? हेडक्वार्टर है किसी सर्कल का, और यहां से कोई एक एचओ जुड़ी हुई है, एक हेड ऑफिस जुड़ी हुई है और एक अन्य हेड ऑफिस यहां पर स्थित है, उसी सिटी में है, लेकिन उस सर्कल के हेडक्वार्टर से ये जुड़ी हुई नहीं है या उससे अटैच नहीं है। तो ये जो सभी हेड ऑफिस हैं इन्हें सामान्यतः हेड ऑफिस के नाम से ही जाना जाएगा, लेकिन ये जो सर्कल के हेडक्वार्टर से जो हेड ऑफिस जुड़ी हुई है उसे स्पेशल नाम दिया जाता है और वो स्पेशल नाम है जनरल पोस्ट ऑफिस, जिसे शॉर्ट में हम लोग जीपीओ भी कहते हैं। प्रश्न आपसे क्या पूछा जाता है? एक तो ये डेफिनेशन पूछी जाती है आपसे, इसके अलावा बहुत अच्छा प्रश्न ये पूछा जाता है कि पूरे इंडिया में टोटल नंबर ऑफ जीपीओ कितने हैं।
ऑप्शन आपको है 23, 24, 25 और 26। जो लोग ये जानते हैं कि पूरे इंडिया में टोटल 23 सर्कल्स हैं, यानी कि पूरे इंडिया को डाक सेवाएं प्रदान करने के लिए टोटल 23 सर्कल्स में बांटा गया है, वो इस प्रश्न का आंसर लगाएंगे 23, यानी कि 23 सर्कल्स और 23 सर्कल के हेडक्वार्टर और उस हेडक्वार्टर से जुड़ी हुई जो भी हेड ऑफिस है वो क्या मानी जाएगी, जीपीओ मानी जाएगी। लेकिन यहां थोड़ा सा याद रखने वाली बात यह है कि टोटल नंबर ऑफ सर्कल 23 है, लेकिन जीपीओ जो है वो जीपीओ कितने हैं, टोटल 24 जीपीओ है। 24 जीपीओ क्यों है, 24 जीपीओ क्यों है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। तो सभी सर्कल्स के लिए एक एक जीपीओ हो गया, सभी सर्कल्स के लिए एक एक जीपीओ हो गया। लेकिन जो दिल्ली जो सर्कल है, दिल्ली जो सर्कल है जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है, न्यू दिल्ली में स्थित है, इस दिल्ली सर्कल में टोटल 2 जीपीओ है, 2 जीपीओ यानी कि एक एक्स्ट्रा जीपीओ है। इसलिए नंबर ऑफ सर्कल्स है 23, सर्कल्स की संख्या है टोटल 23 और जीपीओ की जो संख्या है, जनरल पोस्ट ऑफिस की जो संख्या है वो हो जाएगी 24। इन बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, छठे प्रश्न में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रीमियम पोस्ट प्रोडक्ट। प्रीमियम पोस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, सबसे पहले उस बात का ध्यान रखें। सबसे पहले है स्पीड पोस्ट, स्पीड पोस्ट एक प्रीमियम सर्विस है। उसके अलावा है लॉजिस्टिक पोस्ट, उसके अलावा क्या है, लॉजिस्टिक पोस्ट। और तीसरा कौन सा है, तीसरा है बिजनेस पार्सल, तीसरा है बिजनेस पार्सल। अब इनके अलावा और भी प्रीमियम सर्विसेज हैं, लेकिन रजिस्टर्ड पोस्ट की बात करें हम लोग या बुक पैकेट या बुक पोस्ट की बात करें, ये जो सर्विसेज हैं वो प्रीमियम सर्विसेज नहीं होती हैं। स्पीड पोस्ट आपकी प्रीमियम सर्विसेज है, बिजनेस पोस्ट आपका प्रीमियम सर्विसेज है, मीडिया पोस्ट आपकी क्या है, मीडिया पोस्ट भी आपका प्रीमियम सर्विसेज है। इन तीनों को आप लोग नोट डाउन कर लें प्रीमियम सर्विसेज में। और रजिस्टर्ड पोस्ट एक प्रीमियम पोस्ट प्रोडक्ट नहीं है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। तो वही आपसे प्रश्न पूछा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, सातवें प्रश्न में पूछा गया कि विच इज करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द बिलो। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट नंबर 1, अकाउंट बैग इज यूज्ड बिटवीन सब ऑफिस एंड इट्स हेड ऑफिस एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब है कि अकाउंट बैग जो होता है वो सब ऑफिस से हेड ऑफिस के लिए भी भेजा जा सकता है और हेड ऑफिस से सब ऑफिस के लिए भेजा जा सकता है। स्टेटमेंट नंबर 1 बिल्कुल सही है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। स्टेटमेंट नंबर 2, द अकाउंट बैग सेंट बाई एसओ टू एचओ कंटेन्स एसओ स्लिप। यानी कि जब अकाउंट बैग एसओ से एचओ के लिए भेजा जाएगा तो इसमें एसओ स्लिप होती है, ये आपसे पूछा गया है। यही गलत है, क्योंकि जब आपका अकाउंट बैग एसओ से एचओ की तरफ जाता है तो इसमें क्या होता है, इसमें डेली अकाउंट होता है। क्या होता है इसमें डेली अकाउंट होता है। और जब एचओ से एसओ की तरफ जाएगा तब उसमें एसओ स्लिप होती है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। इस बात को आप लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये है आपका एचओ, ये है आपका एसओ, ये आपका बीओ। जब एचओ से एसओ की तरफ अकाउंट बैग जाएगा, एचओ से एसओ की तरफ आपका अकाउंट बैग जाएगा तब उसमें एसओ स्लिप होगी। यानी कि एचओ से एसओ की तरफ ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो स्लिप भेजी जाती है। एसओ से बीओ की तरफ जाएंगे तब आपकी क्या भेजी जाएंगी, बीओ स्लिप भेजी जाती है। अब जस्ट इसका उल्टा करें, जब अकाउंट बैग बीओ से एसओ की तरफ जाएगा तो उसमें क्या होगा, उसमें बीओ का डेली अकाउंट होगा, उसमें बीओ का डेली अकाउंट होगा। जब एसओ से एचओ के लिए अकाउंट बैग जाएगा तब उसमें एसओ का डेली अकाउंट होगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे और यहीं से प्रश्न पूछा गया है। आपका स्टेटमेंट 2 गलत है। स्टेटमेंट नंबर 3 की बात करें, 3 में पूछा गया अकाउंट बैग कंटेन्स आर्टिकल डॉक्यूमेंट एटसेट्रा कनेक्टेड विद द अकाउंट्स एज वेल एज करस्पॉन्डेंस अनकनेक्टेड विद अकाउंट्स। यानी कि अकाउंट बैग में क्या क्या जा सकता है, कोई आर्टिकल जा सकता है, कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो जा सकता है, कोई डॉक्यूमेंट जा सकता है, इसके अलावा आपके जो अकाउंट्स हैं, वाउचर्स हैं वो जाते हैं। तो ये सारी चीजें जाती हैं, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 3 सही है। और स्टेटमेंट नंबर 4 में अकाउंट्स बैग आर ड्यू बैग, ये भी सही है। ड्यू बैग कौन से बैग होते हैं, ड्यू बैग वो होते हैं जिन बैगों के लिए आर्टिकल हो या नहीं हो लेकिन उन्हें भेजा जाएगा।
अकाउंट बैग उनमें से एक है, यानी कि अकाउंट बैग एक ड्यू बैग होता है। तो आपका स्टेटमेंट नंबर 1 सही है, 1 सही है, 3 सही है, 4 सही है। 1 3 4 का मतलब हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 8। 8वें प्रश्न में पूछा गया कि फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम्स आइडेंटिफाई आर्टिकल्स द ट्रांसमिशन ऑफ विच इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द इनलैंड पोस्ट। आपको यह चाटना है चारों में से कि कौन सा एक इनलैंड पोस्ट के माध्यम से नहीं भेजा जा सकता है। नॉट प्रोवाइडेड का मतलब हो गया भेजा जाएगा। प्रोवाइडेड का क्या मतलब होता है? प्रोवाइडेड का मतलब होता है निषिद्ध। निषिद्ध का मतलब है कि कोई काम नहीं किया जाएगा, कोई काम जिसे नहीं किया जाना हो उसे कहते हैं प्रोवाइडेड। नहीं किया जाएगा कोई काम, और इसके सामने लगा दिया नॉट, यानी कि नहीं, निषिद्ध नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? निषिद्ध नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है कि काम को किया जाएगा, कार्य किया जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कार्य किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। आपसे क्या पूछ रहा है? नॉट प्रोवाइडेड पूछा जा रहा है। इसका मतलब है कि कौन सा आर्टिकल इनलैंड पोस्ट के माध्यम से भेजा जाएगा। ये 4 ऑप्शंस में से आपको देखना है। पहला ऑप्शन देखें आप लोग, एनी शार्प इंस्ट्रूमेंट नॉट प्रॉपर्ली प्रोटेक्टेड, यानी कि कोई धारदार नुकीला उपकरण है और उसे आप लोगों ने सही ढंग से संरक्षित नहीं किया है, प्रोटेक्ट नहीं किया है, तो इससे नहीं भेज सकते हैं। नहीं भेज सकते, इसका मतलब क्या होगा? ये प्रोहिबिटेड है। ये क्या हो गया? प्रोहिबिटेड है। ऑप्शन नंबर 1 गलत। ऑप्शन नंबर बी में एनीथिंग विच इज सेंट एज पर इनेक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ऑप्शन नंबर बी का मतलब है कि ऐसा कोई भी सामग्री, ऐसा कोई भी आर्टिकल, ऐसा कोई भी सामग्री, ऐसा कोई भी आर्टिकल जो उस समय के रूल्स एंड रेगुलेशंस को, रूल्स एंड रेगुलेशंस का मतलब है कि नियम और जो कायदे और कानून है उनको फॉलो करता हो, फॉलो करेगा तो उसे भेज सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा आपके लिए सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी की बात करें, सी में है कि जो टिकट्स हैं, प्रपोजल्स हैं, एडवर्टीजमेंट से संबंधित, लॉटरी से संबंधित, इन्हें भी हम लोग नहीं भेज सकते, यानी कि ये भी प्रोहिबिटेड होते हैं। ऑप्शन नंबर डी की बात करें, डी में है कि एनी इंडिसेंट और ऑप्शन आर्ट, प्रिंटिंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, बुक्स और कार्ड एटसेट्रा। इसका मतलब क्या है? एनी इंडिसेंट। इंडिसेंट का मतलब होता है अशोभनीय। अब शोभनीय से मतलब जो कोई कार्य शोभा नहीं दे वो हम लोग नहीं करते। सिंपल सा आप लोग इस बात का ध्यान रखें। अशोभनीय। ऑब्सीन प्रिंटिंग का मतलब होता है कि कोई अभद्र कोई प्रिंटिंग हो, कोई अभद्र आपकी टिप्पणी मान सकते हैं, अभद्र कोई लेख मान सकते हैं, अभद्र कोई मुद्रांक मान सकते हैं। मुद्रांक का मतलब होता है प्रिंटेड। पेंटिंग मान सकते हैं, कोई ऐसी कोई गलत चीज पेंटिंग हो या गलत कोई फोटोग्राफ हो, इन सारी चीजों को भी इनलैंड पोस्ट के माध्यम से नहीं भेजा जा सकता है। तो तीनों तो हो गया आपके प्रोहिबिटेड। नॉट प्रोहिबिटेड कौन सा है? ये वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। अब थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बातें क्या है, इस बात का भी ध्यान रखें आप लोग। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको कई बार ऑप्शंस में यह शब्द नहीं देगा, यानी कि कोई भी नुकीला उपकरण है, नुकीला उपकरण है कोई भी, और इसको सही ढंग से प्रोटेक्ट कर दिया, यानी कि इसे प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट कर दिया, तो उसे हम बाई पोस्ट भेज सकते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट दूसरा क्या है कि कोई भी ऐसी सामग्री या ऐसा कोई भी आर्टिकल जो उस समय के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग फॉलो नहीं करता हो, फॉलो नहीं करता हो, फॉलो नहीं करता हो, तो उसे हम लोग नहीं भेज सकते हैं। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। टिकट्स, प्रपोजल्स क्योंकि एडवर्टीजमेंट या लॉटरी से संबंधित है, अगर इन्हें कोई गवर्नमेंट भेजती है, यानी कि कोई सरकार भेजती है, तो वो अलाउ होता है, वो नॉट प्रोहिबिटेड में आता है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। तो प्रश्न में थोड़े थोड़े चेंज करके आपसे ऑप्शंस चेंज कर देगा और आपसे थोड़ा सा आपको ट्विस्ट करने की कोशिश करेगा। तो आप लोग इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। 9 में पूछा गया एईपीएस का पूरा नाम क्या है? एईपीएस स्टैंड फॉर, एईपीएस का पूरा नाम क्या है? एईपीएस का पूरा नाम है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। अब देखें आप लोग कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी आधार एनरोलमेंट, ये गलत है, एनरोलमेंट नहीं होता है, इनेबल्ड होता है इसमें। ऑप्शन नंबर सी आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस, सर्विस नहीं होता है, इस जगह सिस्टम होता है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी
आधार इनेबल्ड पोर्टल, पोर्टल नहीं होता है, यहां पर पेमेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये आप लोग ध्यान रखें, आप लोग एक बार जरा इसको भी देखें, ऑप्शन नंबर ए को देखें और सी को देखें। जिन लोगों ने यहां तक पढ़ा है आधार इनेबल पेमेंट, आधार इनेबल पेमेंट तीनों सही है, सिर्फ क्या अंतर है, सिस्टम और सर्विस का अंतर है। आप लोग ध्यान रखेंगे, एस का मतलब सिस्टम होता है, यानी कि आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम सही होगा, नॉट सर्विस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, 10वें प्रश्न में पूछा गया कि इफ एनी पोस्टल आर्टिकल इज फाउंड टू कंटेन एनी गुड्स which are being imported or transmitted by post in contravention of the enactment from the time being in force। जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऊपर, वो आ गया आपके लिए यहीं पे। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि कोई एक ऐसा पोस्टल आर्टिकल है और उसमें यह पता चलता है कि उसमें ऐसी कोई सामग्री, यानी कि ऐसा कोई गुड्स भेजा जा रहा है, ऐसी कोई सामग्री भेजा जा रहा है जो उस समय के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहा है, उस समय के नियम और कायदे और कानूनों को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ऐसे आर्टिकल्स को हम लोग क्या करते हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। और प्रश्न बहुत अच्छा है, आप लोगों का इस बात को ध्यान रखना है। और ऐसे जो क्वेश्चंस हैं, ऐसे जो ऑप्शंस हैं, इन बातों को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ऐसे जो आर्टिकल्स जिनमें यह पता चल जाता है कि इसमें जो सामग्री जा रही है वो उस समय के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो नहीं करती है, तो ऐसे आर्टिकल को रिटर्न टू द सेंडर कर दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। दूसरा केस क्या है, इसी से संबंधित है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखें। दूसरा क्या है इससे संबंधित, इससे संबंधित ये है कि यहां पर अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ऐसा कोई सामग्री हमें मिल जाए जो कि उस समय के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करती है, लेकिन किसी को इस बात का संदेह हो जाए। अभी तक हम लोग कंफर्म थे, अब संदेह की बात करेगा, अब संदेह की बात करेगा कि हमें ऐसा लगे कि इसमें कुछ गलत जा रहा है, संदेह करे, तो उस समय उस आर्टिकल के ऊपर हम लोग एक शब्द लिखते हैं, वो क्या है, वो है डाउटफुल। वो शब्द क्या है, वो शब्द है डाउटफुल। डाउटफुल शब्द लिख दिया उस आर्टिकल के ऊपर और इस आर्टिकल को भेज दिया प्राप्तकर्ता के पास में, और प्राप्तकर्ता को संबंधित ऑफिस का पोस्टमास्टर बुलाएगा, कहां पर, अपनी ऑफिस में, और ऑफिस में उस आर्टिकल को प्राप्तकर्ता के सामने ही खोला जाता है। ऐसे आर्टिकल्स, यानी कि ऐसे रूल्स हैं कि अगर किसी आर्टिकल पर संदेह है कि इसमें कुछ गलत जा रहा है, तो सबसे पहले उस पर डाउटफुल लगते हैं। तो डाउटफुल वाले जो आर्टिकल्स हैं उन्हें प्राप्तकर्ता के पास तो भेजा जाता है, लेकिन उनकी जो डिलीवरी है, उनकी जो डिलीवरी वो कहां पर दी जाएगी, जो वितरण का जो कार्यालय है, जहां पर डाक को वितरण होना है, उस वितरण के कार्यालय में पोस्टमास्टर के सामने ऐसे आर्टिकल्स को खोला जाता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11वें प्रश्न में पूछा गया कि द इंश्योरेंस कवरेज ऑफर्ड अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की बात करें या बात करें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में, दोनों ही केसेस में जो बीमा होता है वो होता है 2 लाख रुपए का। आप लोग इस प्रश्न को पहले ही कर चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पॉइंट, सबसे पहले प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लिखे आप लोग, नेक्स्ट लिखे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, दोनों की फुल फॉर्म लिख लें, दोनों का ये लिख लें कि दोनों में जो इंश्योरेंस किया जाता है वो 2 लाख रुपए तक मिलता है। साथ के साथ ये भी लिख लें कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में पहले 12 रुपए सालाना लिया जाता था, अब 20 रुपए सालाना लेते हैं। वहीं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में पहले 330 रुपए सालाना लिए जाते थे, अब 436 रुपए सालाना लेते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए सब्सक्राइबर की जो एज लिमिट है वो 18 से 70 के बीच हो सकती है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लेने वाले व्यक्ति की एज 18 से 50 वर्ष के बीच में हो सकती है। इन सारे क्वेश्चंस का आप लोग ध्यान रखें, यहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12वें प्रश्न में पूछा गया कि मशीन फ्रैंक्ड लाइसेंस, फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस इज इश्यूड बाय, फ्रैंकिंग मशीन का जो लाइसेंस है वो कौन जारी करता है, तो फ्रैंकिंग मशीन के लाइसेंस को डिविजनल हेड जारी करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। अदर फैक्ट्स लिख लें फ्रैंकिंग मशीन से संबंधित, तो फ्रैंकिंग मशीन कैसी मशीन है,
तो ये एक स्टाम्पिंग मशीन है, इस बात का ध्यान रखें। लाइसेंस कौन जारी करता है? लाइसेंस मंडल के प्रमुख, डिवीजन के प्रमुख इसको जारी करते हैं, इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट, जो लाइसेंस में 2 पोस्ट ऑफिस का जिक्र किया गया है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पोस्ट ऑफिस में ही फ्रैंकिंग मशीन के आर्टिकल्स को पोस्ट किया जा सकता है। और इसके अलावा अगर गलती से लेटर बॉक्स में फ्रैंकिंग मशीन के आर्टिकल्स को डाल दिया तो उस आर्टिकल को अनपेड आर्टिकल की तरह ट्रीट किया जाता है। और फ्रैंकिंग मशीन से संबंधित 2 शब्द जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो वैल्यू डाई और जो लाइसेंस डाई है, वैल्यू डाई और जो लाइसेंस डाई है वो किससे संबंधित है? तो वो फ्रैंकिंग मशीन से संबंधित है। फ्रैंकिंग मशीन की छाप कैसी है? फ्रैंकिंग मशीन की जो छाप है वो रेड कलर की होती है। इन बातों का ध्यान रखें। और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, इन बातों को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। फ्रैंकिंग मशीन संबंधी रूल पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट के रूल नंबर 11 या क्लॉज नंबर 11 में, इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट, एक और इंपॉर्टेंट चीज कि मशीन फ्रैंक्ड के आर्टिकल्स को जब भी फ्रैंक्ड का जो अमाउंट लगाया जाता है, यानी कि कितने अमाउंट तक को फ्रैंक्ड किया जा सकता है, तो इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। एनी अमाउंट, कोई भी अमाउंट की आप लोग उस पर छाप लगा सकते हैं, कितने भी अमाउंट की छाप लगाई जा सकती है। फर्स्ट टाइम रिचार्ज करेंगे तो मिनिमम 2000 रुपए से रिचार्ज किया जाएगा। और उसके अलावा 2000 के बाद में एक बार करवा लिया, अगर नेक्स्ट टाइम करवाएंगे तो 1000 या 1000 के गुणक में करवाते हैं। आप लोग इस बात का भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में एपीएस का पूरा नाम क्या है? एपीएस का पूरा नाम है आर्मी पोस्टल सर्विसेज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो लोग आर्मी पोस्टल सर्विसेज में है यानी कि एपीएस में है, उनकी जो डाक है वो केयर ऑफ 56 एपीओ, केयर ऑफ 56 एपीओ या केयर ऑफ 99 एपीओ के नाम से जाती है। और जो लोग नेवी में है, इंडियन नेवी में है, उनकी जो डाक है वो केयर ऑफ फ्लीट मेल ऑफिस, बॉम्बे यानी कि मुंबई, दोनों एक ही है, के एड्रेस पर जाती है। इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14वें प्रश्न पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैन नॉट बी डिलीवर थ्रू अ पोस्ट बॉक्स? पोस्ट बॉक्स के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन से आर्टिकल को डिलीवर नहीं किया जा सकता है? यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो पोस्ट बॉक्स के माध्यम से किन किन को डिलीवर कर सकते हैं आप लोग जानते हैं। फुली प्रीपेड यानी कि पूरी तरीके से भुगतान किया हुआ फुली प्रीपेड। अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स को, अनरजिस्टर्ड आर्टिकल कौन से? लेटर मेल के, नॉट अ पार्सल मेल, लेटर मेल के आर्टिकल्स को हम लोग पोस्ट बॉक्स के माध्यम से डिलीवर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 को देखें। ऑप्शन नंबर 1 में आर्टिकल एड्रेस टू लेजिटिमेट पर्सनल ऑफ अ फर्म रेंटिंग अ पोस्ट बॉक्स। पोस्ट बॉक्स जिसका है उसका कोई फर्म से संबंधित कोई व्यक्ति है तो उसके लिए भी डाक पोस्ट ऑफिस के माध्यम से डिलीवर की जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखें, आर्टिकल एड्रेस टू फैमिली मेंबर्स एंड गेस्ट ऑफ द पोस्ट बॉक्स रेंटर। पोस्ट बॉक्स के किराएदार के जो फैमिली मेंबर्स हैं या उसके जो गेस्ट हैं उनके आर्टिकल्स को भी पोस्ट बॉक्स के माध्यम से डिलीवर किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी में कि रजिस्टर्ड आर्टिकल्स और बीपी आर्टिकल्स जो कि पोस्ट बॉक्स रेंटर के हैं उनको डिलीवर किया जा सकता है, नहीं। रजिस्टर्ड आर्टिकल हो या बीपी आर्टिकल हो, चाहे वो पोस्ट बॉक्स के रेंटर का ही क्यों ना हो, उन्हें पोस्ट बॉक्स के माध्यम से डिलीवर नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी में आर्टिकल एड्रेस टू कैजुअल विजिटर्स एंड कमर्शियल रिप्रेजेंटेटिव स्टेइंग विद द पोस्ट बॉक्स रेंटर, यानी कि कोई व्यवसाय से संबंधित रेंटर का जो व्यवसाय है उससे संबंधित अगर कोई व्यक्ति है, उसके बिजनेस से संबंधित कोई व्यक्ति है, उसका कोई विजिटर है, उसके लिए कोई डाक आती है तो वो भी डाक पोस्ट बॉक्स के माध्यम से डिलीवर की जा सकती है। इसलिए इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15वें प्रश्न में पूछा गया, विच प्रोडक्ट डज इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ऑफर? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से कौन कौन सी सर्विसेज दी जाती हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। और क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है सबसे पहले एईपीएस, तो एईपीएस की सुविधा बिल्कुल है। एईपीएस का आप लोगों ने पूरा नाम अभी आप लोगों ने जाना था, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। एईपीएस की सुविधा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के खातों से मिलती है। सीईएलसी का मतलब होता है चाइल्ड एनरोलमेंट लाइट क्लाइंट, चाइल्ड एनरोलमेंट लाइट क्लाइंट। इसका मतलब होता है कि जो छोटे बच्चों के जो आधार हैं
5 वर्ष से छोटे जो बच्चे हैं उनके जो आधार संबंधी जो कार्य हैं वो भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जो अकाउंट्स हैं या जो उनके सेंटर्स है वहां पर किए जाते हैं। और बाकी मर्चेंट के अकाउंट्स हो या सेविंग के अकाउंट्स हो ये तो खोले ही जाते हैं, यानी कि ए बी सी तीनों सही है। इसलिए इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी प्रकार की सुविधाएं आईपीपीबी के द्वारा ऑफर की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 16वें प्रश्न में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन का चुनाव करना है। पहला है सब डिवीजन इज हेडेड बाय एसडीआई और एएसपी, यानी कि जो सब डिवीजन है या तो वो निरीक्षक डाकघर के द्वारा या एएसपी के द्वारा उसे हेड किया जाता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 1 सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 की बात करें, 2 में पूछा गया कि पोस्टल डिवीजन इज हेडेड बाय एसपीओस और एसएसपीओस, यानी कि जो पोस्टल डिवीजन है या तो वो एसपीओस के द्वारा हेड किए जाते हैं या एसएसपीओस के द्वारा हेड किए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। जो डिवीजन ए कैटेगरी के हैं, ए कैटेगरी की जो डिवीजन है उनके हेड कौन होते हैं, एसएसपीओस होते हैं। जो डिवीजन बी कैटेगरी के हैं उनके हेड कौन होते हैं, एसपीओस होते हैं। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। स्टेटमेंट नंबर 3, तीसरा स्टेटमेंट है कि रीजन इज नॉर्मली हेडेड बाय पीएमजी, बिल्कुल सही है। यानी कि जो रीजन है जो क्षेत्र है, क्षेत्रीय जो कार्यालय है वो पीएमजी के द्वारा हेड किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर 4, सब पोस्ट ऑफिस इज हेडेड बाय सीनियर पोस्ट मास्टर, ये गलत है। सब पोस्ट ऑफिस को कौन हेड करता है, तो उनको हेड करते हैं सब पोस्ट मास्टर, नॉट अ सीनियर पोस्ट मास्टर। स्टेटमेंट नंबर 1, 2, 3 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 17वें प्रश्न में पूछा गया आरएलओ, जिसका पूरा नाम है रिटर्न लेटर ऑफिस, डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग, आरएलओ किससे संबंधित कार्यों को देखता है, तो आरएलओ लावारिस या अस्वीकार किए हुए आर्टिकल से डील करता है। आरएलओ बिना पते वाले जो आर्टिकल्स हैं उनसे डील करता है। आरएलओ जिन आर्टिकल्स पर आधा अधूरा पता है उनसे डील करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों सही है। इसलिए इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18वें प्रश्न में पूछा गया कि व्हेन इज अ नोटिस इश्यूड बाय द पोस्ट मास्टर टू द पोस्ट बॉक्स रेंटर फॉर क्लियरेंस ऑफ पोस्ट बॉक्स, यानी कि पोस्ट बॉक्स का जो किराएदार है वो अपने पोस्ट बॉक्स को क्लियर नहीं करता है, तो इसकी सूचना पोस्ट मास्टर के द्वारा पोस्ट मास्टर के माध्यम से पोस्ट बॉक्स का जो रेंटर है, किराएदार है, उसको दी जाती है। कब दी जाती है यही आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो इसका आंसर है कि जब पोस्ट बॉक्स को 1 सप्ताह तक क्लियर नहीं किया जाता है तब उन्हें पोस्ट मास्टर के द्वारा सूचना दी जाती है कि आप लोग अपने रेंट पर लिए हुए पोस्ट बॉक्स को क्लियर करें। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19वें प्रश्न में पूछा गया है द मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिपॉजिट इन सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट इन अ फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष में एसएससी के जो अकाउंट्स हैं उनमें न्यूनतम यानी कि मिनिमम और अधिकतम यानी कि मैक्सिमम कितना पैसा जमा कर सकते हैं, तो मिनिमम है 250 रुपए, अधिकतम हो गया 1,50,000 रुपए, यानी कि 1.5 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं। यानी कि मिनिमम कितना हो गया 250 रुपए एक वित्तीय वर्ष में, और अधिकतम कितना हो गया 1.5 लाख रुपए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अदर फैक्ट्स की बात करें तो जो सुकन्या अकाउंट है वो मिनिमम 250 रुपए से खोला जाता है, 50 रुपए के गुणक में खोला जाता है। अकाउंट ओपनिंग से 15 साल तक आपको इसमें पैसा जमा करना होता है। अकाउंट ओपनिंग से 21 साल बाद खाते को मैच्योर रूप से क्लोज कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग के 5 वर्ष बाद इसे प्री मैच्योर रूप से क्लोज किया जा सकता है। इन सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखेंगे, यहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20वें प्रश्न में पूछा गया द पोस्टल स्टैम्प्स शुड बी अफिक्स्ड एट, यानी कि जो ये आपका एक कोई आर्टिकल है, इस पर डाक टिकट कहां चिपकाई जाती है ये आपसे पूछा गया है। तो डाक टिकट जिस तरफ एड्रेस लिखा हुआ है उसका जो राइट हैंड साइड है, उसका जो टॉप मोस्ट का जो कॉर्नर है वहां पर डाक टिकट चिपकाई जाती है, यानी कि राइट हैंड टॉप कॉर्नर ऑफ द एड्रेस साइड ऑफ द आर्टिकल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। आपसे पूछा जाए प्रेषक का पता कहां पर लिखा जाता है आर्टिकल पर, तो प्रेषक का पता लिखा जाएगा जिस तरफ एड्रेस है उसका जो लेफ्ट हैंड साइड है, उसका जो
बॉटम वाला जो कॉर्नर है वहां पर सेंडर यानी कि प्रेषक का पता लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21वें प्रश्न में पूछा गया द मैक्सिमम लिमिट फॉर विच एन इंश्योरेंट कैन बी इश्योर्ड अंडर होल लाइफ एश्योरेंस ग्राम सुरक्षा रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज। आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि आपके पास में आरपीएलआई पॉलिसीज आरपीएलआई स्कीम है और इसके तहत आप लोग ग्राम सुरक्षा या इंग्लिश में बात करें तो होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी जिसे शॉर्ट में WLA कहते हैं आरपीएलआई वाली, ये पूछा गया कि इसे अधिकतम कितने अमाउंट से दे सकते हैं। तो आरपीएलआई की कोई भी पॉलिसी हो उसे मिनिमम 10,000 रुपए की पॉलिसी दी जा सकती है और अधिकतम 10 लाख रुपए तक की पॉलिसी हम लोग आरपीएलआई में दे सकते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए आपके लिए सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अदर फैक्ट्स आप लोग ध्यान रखें। आरपीएलआई की शुरुआत 24 मार्च 1995 में हुई थी। मल्होत्रा कमेटी की सिफारिशों पर हुई थी। टोटल 6 प्रकार की पॉलिसीज इसमें दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 22वें प्रश्न में पूछा गया क्लास ए पोस्ट ऑफिस डिनोट्स यानी कि क्लास ए की जो पोस्ट ऑफिस है वो कौन सी होती है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखें कि क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी पोस्ट ऑफिस कौन सी होती है। क्लास ए की पोस्ट ऑफिस वो होती है जो ट्रिपल हैंडेड होती है। आप लोग इसी तरीके से लिखें, किस तरीके से लिखें आप लोग कि फर्स्ट क्लास की जो क्लास ए की जो पोस्ट ऑफिस होती है वो ट्रिपल हैंडेड होती है। क्लास बी की जो पोस्ट ऑफिस हैं वो डबल हैंडेड होती है, और क्लास सी जिसे हम लोग कहते हैं वो सिंगल हैंडेड होती हैं। अब जानेंगे इनमें अंतर की बात, इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। ट्रिपल हैंडेड का मतलब है कि इसमें आपका एक एसपीएम हो गया, एक एसपीएम हो गया। एसओ की बात कर रहे हैं अभी हम लोग, एक एसपीएम और 2 काउंटर पीए। डबल हैंडेड की बात करेंगे तो डबल हैंडेड में एक एसपीएम हो जाएगा और दूसरा पीए हो जाएगा। सिंगल हैंडेड की बात करें तो वही व्यक्ति पीए है और वही व्यक्ति आपका एसपीएम है, यानी कि एक ही व्यक्ति पीए है और एक ही व्यक्ति आपका एसपीएम है। तो क्लास ए की पोस्ट ऑफिस के बारे में आप लोगों ने जान लिया, बी के बारे में जान लिया, सी के बारे में जान लिया। क्लास ए का मतलब हो गया ट्रिपल हैंडेड, 3 हैंडेड कोई सब ऑफिस है। क्लास बी का मतलब हो गया सेकंड हैंडेड यानी कि 2 लोग हैं वहां पे। सी क्लास का मतलब हो गया सिंगल हैंडेड यानी कि वहां पर एक ही व्यक्ति है, सिंगल व्यक्ति है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि क्लास ए की पोस्ट ऑफिस किसे कहते हैं। तो क्लास ए की पोस्ट ऑफिस होती है ट्रिपल हैंडेड पोस्ट ऑफिस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। अभी हम लोग डिस्कस क्या कर रहे थे, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ये किसके टाइप है? ये सब ऑफिस के टाइप है। किसके टाइप है? सब ऑफिस के टाइप है, ये उप डाकघर के टाइप है। इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 प्रश्न में पूछा गया था मिनिमम एंड मैक्सिमम एज एट एंट्री फॉर एंडोमेंट एश्योरेंस संतोष पीएलआई पॉलिसी इज, यानी कि आप लोग पीएलआई पॉलिसी ले रहे हैं। पीएलआई में आप लोग क्या ले रहे हैं? एंडोमेंट एश्योरेंस ईए प्लान ले रहे हैं। तो पूछा जा रहा है कि इसमें न्यूनतम और अधिकतम उम्र की क्या सीमा हो सकती है। तो न्यूनतम आप लोग टिक कर लें, न्यूनतम होता है 19 वर्ष और अधिकतम होता है 55 वर्ष, यानी कि 19 से लेकर के 19 से 55 वर्ष के बीच वाला जो व्यक्ति है वो ईए पॉलिसी ले सकता है, ईए स्कीम ले सकता है। किसमें? पीएलआई में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया फुल फॉर्म ऑफ टीएमओ इज, टीएमओ का पूरा नाम क्या है? तो टीएमओ का पूरा नाम है ट्रांजिट मेल ऑफिस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25वें प्रश्न में पूछा गया सीआरसी इज फंक्शनिंग अंडर, सीआरसी क्या होता है? सीआरसी होता है कंप्यूटराइज रजिस्ट्रेशन सेंटर। तो सीआरसी कहां पर काम करते हैं? आपको पता होगा सीआरसी कहां पर काम करते हैं। तो सीआरसी काम करते हैं आरएमएस के डिविजन्स में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 26वें प्रश्न में पूछा गया द कैश ऑन डिलीवरी, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसे? सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी फैसिलिटी इज अवेलेबल विच प्रोवाइड कलेक्शन ऑफ अमाउंट अप टू, यानी कि जो सीओडी की जो सुविधा है उसके तहत अधिकतम
कितने रुपए तक का कलेक्शन किया जा सकता है, यानी कि सीओडी आर्टिकल अधिकतम कितने रुपए तक का भेज सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा 50,000 रुपए तक के सीओडी आर्टिकल्स को भेजा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27वें प्रश्न में पूछा गया स्टेशन बंडल इज प्रिपेयर्ड व्हेन द नंबर ऑफ आर्टिकल फॉर एनी पोस्ट ऑफिस एक्सीड। स्टेशन जो बंडल है वो कब तैयार किया जाता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। स्टेशन बंडल क्या होते हैं, तो स्टेशन बंडल से पहले आप लोग जाने लेवल बंडल। लेवल बंडल दो प्रकार के होते हैं। लेवल बंडल दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा? पहला है स्टेशन बंडल, पहला है स्टेशन बंडल। लेवल बंडल दो प्रकार के कौन कौन से? स्टेशन बंडल और दूसरा है शॉर्टिंग बंडल। अब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्टेशन बंडल कब बंद किया जाता है। तो स्टेशन बंडल तब बंद किया जाएगा जब आर्टिकल्स की जो संख्या है वो 14 से ज्यादा हो। 14 से ज्यादा मतलब ना तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ना बी सही है, ना सी सही है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसके लिए सही आंसर। 14 से ज्यादा जब आर्टिकल्स हो जाएंगे तब स्टेशन बंडल को बंद किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। और सही उत्तर लिख लें आप लोग, 14 आर्टिकल से ज्यादा होने पर स्टेशन बंडल को बंद किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28वें प्रश्न में पूछा गया वी ऑर्डर्स आर इश्यूड बाई। आप लोग ध्यान रखें, ऑर्डर्स तीन प्रकार के होते हैं, ए ऑर्डर, बी ऑर्डर और टीबी ऑर्डर। तीनों को ही आरएमएस के डिवीजन, आरएमएस डिवीजन के जो हेड है, यानी कि आरएमएस डिवीजन के हेड कौन हो गए? आरएमएस के अधीक्षक या आरएमएस के सीनियर अधीक्षक, या तो आरएमएस के अधीक्षक या वरिष्ठ अधीक्षक, इस तरीके से आप लोग समझे। तो आरएमएस डिवीजन के जो हेड होते हैं वही ए ऑर्डर, बी ऑर्डर और टीबी ऑर्डर को इश्यू करते हैं। ए ऑर्डर का संबंध है कि जो सॉर्टिंग लिस्ट है उसमें अगर कोई चेंज किया जा रहा है, बदलाव किया जा रहा है, तो उस समय जो ऑर्डर्स निकाले जाते हैं वो होते हैं ए ऑर्डर्स। बी ऑर्डर क्या होता है? तो आरएमएस के जो एम्प्लॉइज हैं अगर उनको कोई दिशा निर्देश देने हैं, गाइडेंस देनी है, तब बी ऑर्डर्स जारी किए जाते हैं। टीबी ऑर्डर्स आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन टीबी ऑर्डर्स क्या होते हैं? टीबी ऑर्डर का मतलब है कि कैंप के जो आर्टिकल्स होते हैं उस संबंध में जो रूल्स निकाले जाते हैं, ऑर्डर्स निकाले जाते हैं, उन्हें टीबी ऑर्डर्स कहा जाता है। तो बी ऑर्डर क्या है? बी ऑर्डर सुप्रेंट के आरएमएस के जो सुप्रेंट है वो निकालते हैं। कब निकालते हैं? वो निकालेंगे जब आरएमएस के एम्प्लॉइज को गाइडेंस देते हैं उस समय पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। बी ऑर्डर्स आर इश्यूड बाय सुप्रेंट आरएमएस फॉर द गाइडेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट्स इन परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज इन मेल ऑफिसेस। क्वेश्चन नंबर 29वें प्रश्न पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा कथन गलत है? इनकरेक्ट कौन सा है, आपसे यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए द रेट्स फॉर पोस्टेज ऑफ नॉन ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल एंड ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल आर सेम, यानी कि ये आपका एक ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल है, दूसरा है आपका नॉन ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल। नॉन ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल है, इन दोनों पर जो पोस्टेज की जो रेट है, यानी कि जो डाक शुल्कों की जो रेट है वो एक ही है, ये पूछा गया। तो बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट नंबर ए बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर बी ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल मस्ट बी ए सब्सक्रिप्शंस OIGS, यानी कि जब ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स होते हैं उन पर OIGS वर्ड लिखा हुआ होना चाहिए, तो ये भी ठीक है, लिखा हुआ होता है। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? वैल्यू टेबल, यानी कि बीपी आर्टिकल कैन नॉट बी सेंट एज ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल, ये पूछा गया। तो ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल के रूप में बीपी आर्टिकल्स को नहीं भेज सकते हैं, ये आपसे पूछा गया, तो यही आपका गलत है। बीपी आर्टिकल्स को भी, बीपी आर्टिकल्स की बात करें हम लोग, इन्हें भी हम लोग ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल के रूप में भेज सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी गलत है आपका। ऑप्शन नंबर डी की बात करें, ऑप्शन नंबर डी में है कि सर्विस स्टैम्प शुड बी यूज्ड फॉर ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल। तो जो लोग सेवा डाक टिकटों का इस्तेमाल करते हैं, सेवा डाक टिकटों का इस्तेमाल कर सकते हैं, वही ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल को भेजते हैं, इस बात को भी ध्यान रखें। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी सही है, डी गलत। ऑप्शन नंबर ए बी डी सही है, ए सही है, बी सही है, डी सही है, सी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30वें प्रश्न में पूछा गया इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट ऑफ MIS अकाउंट फॉर द पीरियड ऑफ
1/6/2022 से 30/9/2022। तो इंटरेस्ट रेट जो आपकी करंट होंगी, यानी कि जो वर्तमान वाली जो करंट रेट्स हैं, उनको आप लोग ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न को आप लोग इग्नोर करेंगे। और इसी के साथ इस वीडियो को करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।